नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विद्युत विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो है विद्युत विध्रुव के कारण उसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया अपन ने, जैसे द्विध्रुव है तो उसके कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 2kp अपॉन क्या होती है, r³ होती है। और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल अपन ने निकाली थी वो थी E निरक्ष बराबर क्या था, kp अपॉन क्या था, r³ था। यहाँ पर अक्ष और निरक्ष दोनों बिंदुओं पर तीव्रता के मान निकाल लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो अक्ष की तीव्रता है वो निरक्ष की तीव्रता की कितनी है, दुगनी है। तो इनमें जो संबंध अपन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, E निरक्ष हो जाएगा। यानी अक्ष पर तीव्रता का जो मान है वो निरक्ष पर तीव्रता के मान का दुगना है। तो निरक्ष पर जो तीव्रता होगी उसको यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो निरक्ष की तीव्रता क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। अब यहाँ से k, 2 और p ये कांस्टेंट राशियाँ हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान 1/r³ के क्या है, समानुपाती है। इसी प्रकार से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी यहाँ पर 1/r³ के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो अक्ष और निरक्ष पर दोनों तीव्रताएं जो निकालेंगे वो दूरी r³ के क्या होगी, यहाँ पर 1/r³ के क्या होगी, यहाँ पर समानुपाती होगी। यानी ये कह सकते हैं कि अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता के जो मान होंगे वो दोनों मान यहाँ पर दूरी r के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी 1/r³ के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि r⁻³ के क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। और ये इनमें एक संबंध होगा कि अक्ष पर तीव्रता E अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, E निरक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है अपने पास सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर क्या निकालना, अपने को बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो अगला टॉपिक है अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। सम विद्युत क्षेत्र है और वहां पर विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले को ज्ञात करने का प्रोसेस क्या होगा कि ये अपने पास एक सम विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस सम विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, अपने पास E वेक्टर है। इसके बाद इसमें एक द्विध्रुव रख दिया यहाँ पर। ये द्विध्रुव का -q आवेश है, ये +q आवेश है। ये A बिंदु है और ये कौन सा है, B बिंदु है। और ये दूरी क्या हो गई, अपने पास D हो गई। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके साथ द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यानी यहाँ अपन कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो -q से +q की तरफ होगी। तो P वेक्टर हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E वेक्टर हो गई। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि P वेक्टर व E वेक्टर के बीच का कोण क्या है, यहां पर थीटा है। तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण यहां पर कितना है, अपने पास थीटा है। इस स्थिति में यहां पर बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो ये द्विध्रुव का कौन सा है, +q आवेश है। इस +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में बल लगेगा। F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, QE वेक्टर हो जाएगा। और जो द्विध्रुव का -q आवेश है इस पर तीव्रता के विपरीत दिशा में क्या होगा, बल लगेगा। तो लगने वाला ये बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर -q और क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, समान है और दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। इस कंडीशन में ये दोनों बल द्विध्रुव को घुमाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सम विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, घूमेगा। तो सम विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव घूमेगा तो यहाँ पर एक बलाघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा। बलाघूर्ण का यदि अपने को मान ज्ञात करना है तो बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखें
तो यहां पर बलाघूर्ण और बलाघूर्ण का सिंबल क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। बलाघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणा बलों के बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। तो बलाघूर्ण टॉर्क और ये बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल की यदि बात करें तो बल का परिमाण तो कितना है, QE है, और बलों के बीच की लंबवत दूरी की यदि बात करें तो यहां से इस बल की क्रिया रेखा को अपन ने पीछे बढ़ा दिया, यहां से एक लंब इस पर डाल दिया, ठीक है। ये लंब यहां पर इसको M बिंदु पर क्या होगा, काटेगा। तो यहां से बलाघूर्ण का जो मान आएगा तो बलाघूर्ण क्या होगा, टॉर्क, बल क्या हो जाएगा यहां पर QE, और इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी की यदि बात करें तो एक बल इस तरफ लग रहा है, दूसरा बल इस तरफ लग रहा है, इनके बीच लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, यहां पर BM हो जाएगी। तो यहां से बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो गई अपने पास, BM हो गई। QE इंटू क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। ये बलों के बीच की क्या कहलाएगी, यहां पर लंबवत दूरी कहलाएगी। अब यहां से यदि अपन देखें तो BM का मान निकालना है तो ये वाला कोण थीटा है, तो यहां पर ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी समकोण त्रिभुज अपन ने क्या लिया, AMB लिया। तो यहां इस चित्र से समकोण त्रिभुज AMB में, और AMB की यदि अपन बात करें, समकोण त्रिभुज AMB की यदि अपन बात करें तो समकोण त्रिभुज AMB में थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यानी यहां से ये कंडीशन है अपने पास, ये A है, ये M है, और ये क्या है अपने पास B है, ये दूरी D है, ये कोण थीटा है। ये भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ये भुजा क्या हो गई, आधार हो गई, और ये भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। यदि अपने को लंब निकालना है और कर्ण का मान दे रखा है तो यहां से क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और ये बराबर किसके होता है, साइन थीटा के होता है। लंब यदि निकालना है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण और साइन थीटा हो जाएगा। लंब का मतलब क्या हो गया अपने पास, BM, और कर्ण का मतलब क्या हो गया, D, और क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो BM बराबर क्या आ जाएगा, D साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू अपन निकालें तो टॉर्क बराबर QED, और यहां क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। टॉर्क बराबर QD और E, और यहां क्या आ गया अपने पास, साइन थीटा आ गया। क्योंकि QD जो है वो किसके बराबर है, P के, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE, और क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा आ जाएगा। ये अपने पास एक बलाघूर्ण का फॉर्मूला आ गया, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ठीक है। तो बलाघूर्ण टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो PE साइन थीटा की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर बलाघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी यहां से टॉर्क P और E सदिश राशियां हैं, जबकि P और E के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो यहां से इस बलाघूर्ण का जो सूत्र आया है, इस बलाघूर्ण के सूत्र को अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो सदिश रूप हो जाएगा वो सदिश रूप क्या होगा, यहां पर टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस ऑफ क्या हो जाएगा, E वेक्टर। अब यहां बलाघूर्ण की दिशा किधर होगी, उस दिशा को यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। P वेक्टर और E वेक्टर के तलके कैसी होगी, लंबवत होगी। पहला सदिश कौन सा है, P वेक्टर है, तो यहां पर P वेक्टर को पहली उंगली की दिशा में रख दिया। दूसरा क्या है, E वेक्टर है, इस दूसरी उंगली को दूसरे सदिश की दिशा में रख दिया। तो इनके लंबवत जो अंगूठा होगा वो अंगूठा यहां पर बलाघूर्ण की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। यानी ये उंगली P वेक्टर को दर्शाएगी, ये उंगली यहां पर E वेक्टर को दर्शाएगी, और बलाघूर्ण जो टॉर्क वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या होगी, यहां पर अंगूठे के द्वारा दर्शाई जाएगी। यानी इस तल के लंबवत किधर होगी, अंदर की तरफ बलाघूर्ण की क्या होगी, यहां पर दिशा होगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या किया अपन ने, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का यदि अपने को सूत्र निकालना है तो एक सम विद्युत क्षेत्र लिया है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अपने पास E वेक्टर है। सम विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। विद्युत द्विध्रुव यहां पर थीटा कोण पर उपस्थित है। द्विध्रुव के A बिंदु पर -q आवेश है, द्विध्रुव के B बिंदु पर कौन सा, +q आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का मान क्या है, D है। इस कंडीशन में द्विध्रुव के +q आवेश पर एक बल लगेगा, F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, QE वेक्टर, और द्विध्रुव के -q आवेश पर एक बल लगेगा जिसका मान क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -QE वेक्टर। इन बलों के प्रभाव में द्विध्रुव क्या होगा, समविद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो यहां पर बलाघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न बलाघूर्ण का मान यदि अपने को ज्ञात करना है तो बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। ठीक है, बलाघूर्ण का सिंबल क्या होता है, टॉर्क होता है, बल क्या हो गया, QE हो गया, और बलों के बीच की लंबवत दूरी यदि अपने को ज्ञात करनी है
तो ये जो F वेक्टर बराबर माइनस QE वेक्टर बल है, इसकी क्रिया रेखा को अपन ने पीछे बढ़ा दिया और पीछे बढ़ाने के बाद B बिंदु से इस पर एक लंब डाल दिया, डाला गया लंब क्या कहलाएगा, BM कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर बलाघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, QE इंटू क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज कौन सा है, AMB है। इस समकोण त्रिभुज AMB की यदि अपन बात करें तो इस समकोण त्रिभुज AMB में BM तो क्या होगा, लंब होगा, और जो AB होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BM बटा क्या हो जाएगा, स्मॉल d, या BM बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल d, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो BM का मान रख दिया, BM का मान रखने के बाद क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर QED, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। QD का जो मान है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, तुल्य होगा P के, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा अपने पास PE साइन थीटा। अब यहां अपन देख रहे हैं P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इस स्थिति में P क्रॉस E को अपन क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, और एन कैप लिख सकते हैं। यहाँ एन कैप जो होगी वो बल आघूर्ण की क्या होगी, दिशा होगी। यानी यहां से टॉर्क को यदि अपन सदिश रूप में लिखें तो टॉर्क को सदिश रूप में लिखते समय टॉर्क वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, और टॉर्क की जो दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। प्रथम उंगली को प्रथम सदिश की दिशा में, दूसरी उंगली को दूसरे सदिश की दिशा में रखा जाए तो इनके लंबवत जो अंगूठा होगा वो बल आघूर्ण की दिशा को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस प्रकार से अपन बलाघूर्ण का सूत्र क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर इसमें बलाघूर्ण का जो सूत्र ज्ञात किया है तो इसमें दो स्थितियां संभव है। न्यूनतम बलाघूर्ण कब प्रभावी होगा, अधिकतम बलाघूर्ण कब प्रभावी होगा, वो चीज यदि अपन देखें। ये अपना लेक्चर नंबर 7 है टोटल। अब यहां से यदि अपन एक चीज को देखें कि बलाघूर्ण कब प्रभावी होगा, समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकाला है। बलाघूर्ण का सूत्र अपने पास आया, टॉर्क बराबर क्या है, PE, और क्या है अपने पास, साइन थीटा है। ठीक है, अब यदि यहां पर केस फर्स्ट लें तो केस फर्स्ट में थीटा बराबर क्या है, 0 है, और यदि यहां से अपन ने केस सेकंड लिया तो केस सेकंड थीटा बराबर कितना है अपने पास, 90 डिग्री है। केस फर्स्ट तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और केस सेकंड थीटा बराबर कितना हो गया अपने पास, 90 हो गया। क्लियर चीज। अब यहां से यदि थीटा 0 रखते हैं, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, ये अपने पास क्या है, E वेक्टर है। ठीक है, और ये अपने पास एक द्विध्रुव रखा है, इसका -q प्लस q, और दूरी क्या हो गई, d। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो भी इसी दिशा में होगा। यानी यहां पर P वेक्टर व E वेक्टर किस दिशा में है, समान दिशा में है। तो जब ये दोनों समान दिशा में होंगे, P वेक्टर और E वेक्टर, ठीक है, तो इस कंडीशन में थीटा 0 होगा, बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, PE, और क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। ये अपने पास केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की यदि बात करें तो यहां पर थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा, और थीटा यदि 90 होगा तो ये अपने पास क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई अपने पास, E वेक्टर हो गई। ठीक है, यहां पर ये द्विध्रुव का -q आवेश हो गया, ये द्विध्रुव का +q आवेश हो गया, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, d हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, लंबवत होगा। यानी यहां पर ये दिशा किसकी हो जाएगी, P वेक्टर की, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां से बलाघूर्ण निकाला तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा, टॉर्क बराबर PE, और यहां क्या आ जाएगा, साइन 90, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE, और ये इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम मान कहलाएगा। तो ये दो स्थितियां हैं जहां पर एक बार अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त हो रहा है और दूसरी बार बलाघूर्ण का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद की यदि कंडीशन देखें, अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यदि अपन बात करें क्या होती हैं, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई भी स्थिर आवेश लें तो स्थिर आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो किसी भी स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब उस वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी टेस्टिंग चार्ज को या किसी परीक्षण आवेश को जब लाया जाएगा तो परीक्षण आवेश एक बल अनुभव करेगा, चाहे तो वो आकर्षण प्रकार का करे, चाहे वो कैसा करे, प्रतिकर्षण प्रकार का बल अनुभव करे। तो जैसे अपने पास ये क्या हो गया, +q हो गया, ये +q क्या है अपने पास, स्थिर बिंदुवत आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र यदि होगा, उसमें अपन ने किसी परीक्षण आवेश को रखा तो परीक्षण आवेश एक बल अनुभव करेगा, लगने वाला बल इस तरफ होगा।
प्लस यदि है तो प्रतिकर्षण होगा और ये माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, इस परीक्षण आवेश को यदि अपन ने यहां रखा तो इस पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, इस परीक्षण आवेश को यदि यहां रखा तो इस पर लगने वाला बल इस तरफ होगा। यानी किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को जब रखा जाएगा तो परीक्षण आवेश पर क्या होगा, एक बल लगेगा। उस बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। तो परीक्षण आवेश का जो एक काल्पनिक पथ होगा, इस काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, किसी स्थिर बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है जिसके प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। परीक्षण आवेश के स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाएगा। यानी स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक जो पथ है, इस पथ को ही अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा नाम देंगे, या उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाएगा। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है, उस पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन में केवल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करना है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है, तो उस पथ को ही क्या नाम देंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यदि इसके गुणधर्मों की अपन बात करें तो पहला गुणधर्म क्या होगा वो देखें। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, कोई भी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है तो उससे अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी, और कोई भी स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश है तो उसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, प्रवेश करेगी। यानी अपने पास एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश हो गया, तो इससे कई सारी क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से निकलने वाली क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसके बाद एक स्थिर बिंदुवत कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी होगी, अनंत होगी। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया कि किसी भी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, या किसी स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश में अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। यह इसका पहला गुणधर्म। दूसरे गुणधर्म की यदि अपन बात करें तो यहां पर एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है और उससे कुछ दूरी पर एक स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है। दूसरा गुणधर्म, एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है और कुछ दूरी पर एक दूसरा स्थिर बिंदुवत क्या रख दिया, ऋणात्मक आवेश रख दिया, तो क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर क्या करती हैं, ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से क्या होगी, बाहर निकलेगी, और ऋणात्मक आवेश में क्या कर जाएगी, वो प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा गुणधर्म, एक धनात्मक आवेश स्थिर बिंदुवत और दूसरा स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, विद्यमान है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, तीसरा गुणधर्म क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के, जैसे प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, एक क्षेत्र रेखा यहां से निकलकर इधर जा रही है, तो किसी परीक्षण जो आवेश है, यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि अपन दिशा ज्ञात करें तो इस बिंदु को लिया, यहां एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु को लिया, यहां एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो यहां पर क्या होगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। तो तीसरा गुणधर्म है
किसी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखा ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या करती है, गति करती है, प्रवेश करती है, धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक में प्रवेश करती है। और विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। चौथा गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं। खुले वक्र का मतलब है कि धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ऋणात्मक आवेश से दोबारा वो धनात्मक आवेश पर आ जाए, ये चीज यहां पर असंभव होगी। इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा बनाया गया जो वक्र होगा वो वक्र कैसा होगा, एक खुला वक्र होगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया इसका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक खुले वक्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है। पांचवें गुणधर्म की यदि बात करें तो ये स्थिर बिंदुवत आवेश है, इससे कई सारी क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। आवेश के आसपास का जो भाग होगा यहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं। पास पास का मतलब कैसी है, वो सघन है। आवेश से दूर वाला जो भाग होगा यहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, यानी कैसी है, वो विरल है। तो क्षेत्र रेखाएं यदि पास पास सघन है तो वहां पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, और क्षेत्र रेखाएं यदि दूर दूर या विरल है तो वहां पर एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक सतत वक्र के रूप में ही प्राप्त होती हैं। सतत वक्र का मतलब जैसे स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश अपन ने लिया है, इससे क्षेत्र रेखा एक बार प्रारंभ हो गई तो उसका बीच में से टूटना संभव नहीं होगा, एंड में जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार ये चालू हो गई फिर टूट गई, फिर चालू हो गई फिर टूट गई, फिर चालू हो गई फिर टूट गई, यानी ये तो क्या होगा, एक असतत वक्र होगा। और जबकि ये वक्र कैसा कहलाएगा, सतत वक्र कहलाएगा। ठीक है। यानी किसी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश के कारण प्राप्त होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव एक सतत वक्र के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहां पर एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश लिया तो एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से प्राप्त होने वाली दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी भी नहीं काटेगी। ये अगली प्रॉपर्टी है इसकी। ये पांचवां गुणधर्म है, और ये कौन सा गुणधर्म है इसका, छठा गुणधर्म। किसी एक स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश से प्राप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी क्रॉसित नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यदि वो क्रॉसित कर जाए तो उस क्रॉसित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो किसी एक स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश से प्राप्त होना संभव नहीं है। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा अपन सम और असम विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो अपने पास सातवीं प्रॉपर्टी है, स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश है या सम असम विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। सम विद्युत क्षेत्र होगा, दिशा समान है, परिमाण कैसा है, अलग अलग है। असम विद्युत क्षेत्र होगा, परिमाण समान है, दिशा कैसी है, अलग अलग है। तो कैसा होगा, असम विद्युत क्षेत्र होगा, परिमाण भी अलग है और दिशा भी कैसी है, अलग है। तो ये भी क्या होगा, असम विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां तो क्या है अपने पास, परिमाण समान, दिशा समान। यहां पर परिमाण तो कैसा है, अलग, और दिशा कैसी है, समान। यहां पर परिमाण समान है और दिशा कैसी है, अलग है। यहां पर परिमाण भी कैसा है, अलग है, और दिशा भी कैसी है, अलग है। तो ये जो कंडीशंस है जहां पर परिमाण समान हो, दिशा समान हो, उसे कहा जाएगा सम विद्युत क्षेत्र। जहां पर परिमाण या दिशा दोनों अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे अपन, एक असम विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दो समान प्रकृति के आवेश लें, उन दोनों समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें। यानी एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है, दूसरा भी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। यह मिलाने वाली रेखा है, समान परिमाण के तो ठीक मध्य में वो बिंदु होगा।
यहां से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी, यहां से भी क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी। और ये जो बिंदु है जहां पर, ये वाला बिंदु जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन, उदासीन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, उदासीन बिंदु। ये बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखा है, ये भी बाहर निकलने वाली क्षेत्र रेखा है। और ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा अपने पास, उदासीन बिंदु के नाम से इसको जाना जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु ये होगा। तो दो समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहीं भी एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। इस बिंदु को यहां पर उदासीन बिंदु कहा जाएगा। और इस बिंदु की विशेषता ये होगी कि इस बिंदु पर यदि अपन किसी परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म है, इसकी परिभाषा और इसके गुणधर्म। इनमें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आज टॉपिक पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन तो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उनमें परस्पर क्या संबंध होता है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव जब समविद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, विद्युत द्विध्रुव जो होगा उसके कारण क्या होगा कि स्थायी साम्यावस्था की जो स्थिति है थीटा बराबर 0 और अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति है, उन दोनों स्थितियों को ज्ञात कर उसके मान ज्ञात करने हैं। और चौथा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इनके 9 या 10 गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।